हे एवरीबॉडी, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है एडवोकेट पायल जैन और आज जो ये वीडियो है ये खास यूके एपीओ यानी कि उत्तराखंड एपीओ एग्जाम के लिए प्री एग्जाम जो है आपका, उसके लिए ये खास वीडियो बनाई गई है। और इसमें हम लॉ की नहीं, इसमें जो आपका पेपर 1 है जीएस, हम उसके बारे में बात करेंगे। जीएस में जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसमें एक इंडियन पॉलिटी भी है आपका, और इंडियन पॉलिटी में भी स्पेसिफिकली एक सेंटर स्टेट रिलेशंस का आपका टॉपिक है। तो आज हम उसके टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन कि ये किस तरीके से उसका वो जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है, वो क्यों है ऐसा, पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ देखिए ये वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन, सबसे पहले तो हम बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन की। सेंटर स्टेट रिलेशन जो है वो आपके पार्ट 11 और पार्ट 12 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें गिवन है। और सेंटर स्टेट रिलेशन जो है आपके वो तीन तरीके के रिलेशनशिप है सॉरी। पहला है लेजिस्लेचर, देन एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बाद है आपका फिनेंशियल। तो जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है उसमें जो आपके आर्टिकल्स कवर अप होंगे वो है आर्टिकल 245 से 255 तक। नेक्स्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है उसमें आपके सेक्शन कवर होंगे 256, आई होप ये दिख रहा है आपको, 256 से 263 तक। और जो लास्ट रिलेशन है जिसको हम कहते हैं फिनेंशियल रिलेशन की अगर हम बात करें तो उसमें आपके जो आर्टिकल्स आते हैं वो है आर्टिकल 264 से लेकर 293 तक। ठीक बात है। तो इसमें भी आपके फिनेंस में जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, उसके जो आर्टिकल है वो अलग है, मतलब है वो इन बिटवीन 264 एंड 293, लेकिन वो स्पेसिफिकली है आपके 268 से जाकर आपके आएंगे वो 281 तक। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो सेंटर स्टेट रिलेशन है वो किस किस से इन्फ्लुएंस्ड रहता है? पहला प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा प्लानिंग प्रोसेस, तीसरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट और फोर्थ है आपका डोमिनेंस ऑफ डिजायर टू डिक्टेट डोमिनेशन क्या हुआ है, किसी के ऊपर भारी पड़ना, दैट इज डोमिनेंस। तो डोमिनेंस ऑफ डिजायर टू डिक्टेट। तो आपको इसमें करेक्ट आंसर जो है फ्रॉम द कोड्स यू हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम द दीज ऑप्शंस। तो पहला है 1 and 2, नेक्स्ट 2 या 4, सी 2 3 4 या डी ऑल ऑफ द अबव या फिर 1 2 3 4। आप पॉज करके क्वेश्चन देख सकते हैं और आप अपना जो आंसर है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसमें अगर हम बात करें कि कौन सा है तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो ये सारे के सारे पॉइंट्स दे रखे हैं 1 2 3 एंड 4, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है ये सारे इन्फ्लुएंसिव फैक्टर्स हैं इन एक्सप्लेनिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन। ये तो आप जानते ही हैं कि पार्ट 11 एंड पार्ट 12 डील विद द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। इंडिया में जो प्लानिंग प्रोसेस है इज डन बाय द यूनियन, so it is seen that in the case of different political parties, जब different political parties होती हैं गवर्नमेंट की सेंटर पे और स्टेट लेवल पर, तो क्या होता है उनके बीच में, क्या होता है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है एंड देयर इज अ डिजायर टू डोमिनेट विच अल्टीमेटली हैम्पर्स द, जो कि रोकती है ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ठीक बात है। तो इसीलिए ये चारों के चारों पॉइंट्स जो है आपके वो इन्फ्लुएंस करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन को। Now the next question है आपका the financial relation between union government and the states have been discussed under which article? Article 168 to 171 या Article 268 to 281, Article 278 to 291 या Article 289 to 295। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 268 to 281। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो फिनेंशियल रिलेशन है उसके उसका जो आर्टिकल है वो है 264 से लेकर 293 तक, लेकिन जो इसके बीच में जो रेवेन्यू का डिस्कशन होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, तो उसके आर्टिकल स्पेसिफिकली हैं 268 से लेकर 281 तक। ठीक बात है। और इसमें जो प्रोविजंस है वो आपके किससे रिलेटेड है? ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेवीड बाय द यूनियन, ग्रांट इन एड, कॉन्स्टिट्यूशन
एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन एटसेट्रा। ये सारे जो है आर्टिकल्स, इसमें ये सारे जो टॉपिक हैं ये इस आर्टिकल में कवर अप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टैक्सेस आर लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। टैक्सेस जो है वो लागू और जो कलेक्शन है वो सेंटर करती है, लेकिन जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों में होता है, सेंटर में भी और स्टेट्स में। तो वो कौन से आर्टिकल में है? इज इट अंडर आर्टिकल 268 और 269, 270 और 271? तो क्या है इसका करेक्ट आर्टिकल? तो वो है आपका आर्टिकल 269। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जो आर्टिकल 268 है वो बताता है कि द ड्यूटीज लेविड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट्स। 269 आपका ये बताता है कि टैक्सेस आर लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। आर्टिकल 270 जो है आपका वो बात करता है टैक्सेस लेविड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यूनियन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। और जो आर्टिकल 271 है वो सरचार्ज की बात करता है कि सरचार्ज ऑन सर्टेन ड्यूटीज एंड टैक्स फॉर पर्पसेस ऑफ द यूनियन। वैसे ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट 3 लिस्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। 3 लिस्ट है हमारे यहाँ पर, ठीक बात है, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट और बाद में जो भी रेसिडुअरी भी है। खैर 3 लिस्ट है, लेकिन में विच 2 आर्टिकल्स रेगुलेट दैट डिस्ट्रीब्यूशन, और उन कौन से 2 आर्टिकल हैं जो इस डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करते हैं? क्या 246 और 247 है? 256, 257, आर्टिकल 245 एंड 246 या आर्टिकल 268 एंड 269? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आर्टिकल 245 एंड 246। आर्टिकल जो आपका 245 है वो डिस्क्राइब करता है कि भाई सब्जेक्ट मैटर जो है, लॉज के जो सब्जेक्ट मैटर है, द एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स। तो 246 का जो क्लॉज 1 है वो ये बताता है कि पार्लियामेंट के पास एक एक्सक्लूसिव पावर है, किस लिए है? टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स इन्यूमरेटेड इन लिस्ट 1, जो कि आपकी यूनियन लिस्ट है, इन द 7th शेड्यूल। और ऐसे ही जो स्टेट को एक्सक्लूसिव पावर दी गई है जिसमें कि वो लॉज बना सकती है जो कि आपके 3rd लिस्ट में है, 7th शेड्यूल में, वो आपकी कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट जिसे आप कहते हैं, सॉरी 2nd लिस्ट, ठीक बात है। तो वो है आपका 246 क्लॉज 3। 246(2) की अगर हम बात करें, इसमें यूनियन के साथ साथ स्टेट को भी पावर दी गई है कि वो कुछ मैटर्स जो है वो मिलकर बना सकते हैं, ठीक है, जिसको कि हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। स्टेट लिस्ट के पास, यानी कि स्टेट के पास एक्सक्लूसिव पावर है, यूनियन के पास एक्सक्लूसिव पावर है, कंकरेंट जो दोनों के पास पावर आपको गिवन है। जो 246 का क्लॉज 4 है वो ये कहता है नॉट विद स्टैंडिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो मैटर है वो मैटर चाहे स्टेट लिस्ट का है या कैसा है, जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो कोई से भी किसी भी चीज को लेकर जो है वो लॉज बना सकती है। नेक्स्ट, आर्टिकल 249 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। 249 किसकी बात करता है? इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन पावर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। करेक्ट ऑप्शन डी है कि 249 इसी की बात करता है कि लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है पार्लियामेंट की विद रिस्पेक्ट टू द मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट। 6 की बात करते हैं जो कि कहता है अ रेजोल्यूशन पास अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 249 shall remain in force for a period not exceeding 1 month, 3 months, 6 months, or is it 1 year? Correct answer to this question is option D, 1 year. जब आर्टिकल 249 क्लॉज 1 में रेजोल्यूशन जब पास कर दिया जाता है, अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट आफ्टर अ रेजोल्यूशन पास्ड अंडर आर्टिकल 249 क्लॉज 1 बाय काउंसिल ऑफ स्टेट, तो सेकेंड क्लॉज में लिखा है इट शैल रिमेन इन फोर्स फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year. Next question, the distribution of legislative powers between the center and the states in the constitution is given in 6th schedule, 7th, 8th schedule और 9th. आंसर है आपका करेक्ट 7th शेड्यूल। ये आपका कहाँ गिवन है? आर्टिकल 246। आर्टिकल 246
Next, in which part of the Indian Constitution legislative relation between center and the states are given? Is it part 10, part 11, part 12 or part 13? Correct answer is B, यानी कि part 11. तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस जो है वो आपके गिवन है अंडर आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक, और 3 लिस्ट इसमें गिवन है. तो यूनियन लिस्ट में आपके 97 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में आपके 66 हैं और कंकरेंट में आपके 47 है. नेक्स्ट, हु इज वेस्टेड बाय विद द रेसिडुअरी पार्ट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या वो प्रेसिडेंट है, स्टेट, सेंट्रल कैबिनेट या पार्लियामेंट? आंसर है आपका डी. करेक्ट ऑप्शन इज डी, पार्लियामेंट. ये कहां गिवन है? आर्टिकल 248 में गिवन है आपका. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इन इंडिया, स्टैंप ड्यूटी ऑन फाइनेंशियल गुड्स डील्स आर imposed and collected by state government, regulated by the union government. तो आपको ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. क्या सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है या सेकंड, बोथ 1 and 2 या नन ऑफ दीज, की इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो करेक्ट आंसर है इसका नन ऑफ दीज, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 268 जो आपकी स्टैंप ड्यूटी है ऑन फाइनेंशियल गुड्स डील्स वो इम्पोज की जाती है बाय द यूनियन गवर्नमेंट और कलेक्टेड एंड रेगुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट. तो ये है आर्टिकल 268 में आपको ये गिवन है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, विच आर्टिकल अमंग द फॉलोइंग डील्स विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अबाउट इंटर स्टेट काउंसिल? इज इट 262, आर्टिकल 263, 264 और 265? Correct answer is 263, article 263. Next, who among the following is empowered to establish the interstate council? Is it parliament, president, speaker of lok sabha या prime minister? Correct answer है आपका president. president के पास ही पावर है to establish the interstate council. ये कहाँ गिवन है? 263 में ही गिवन है कि भाई जो interstate council है वो establish की गई है under article 263 through presidential order. Next, which of the article lays down that taxes can neither be levied nor collected without the authority of law? Is it article 265, 266, 300 or article 368? The correct answer is article 265. Let's talk about question number 14. Question number 14 कहता है, given below are two statements. दो statements given है नीचे, one labeled as assertion and other labeled as reason. कि क्या जो फर्स्ट आपको जो स्टेटमेंट है, क्या जो सेकंड उसका रीजन है, क्या वो करेक्ट रीजनिंग है उसकी? तो एजर्शन ये है, ऐसा माना जा रहा है कि देयर हैज बीन अ ग्रोइंग डिमांड फॉर अ रिव्यू ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशनशिप. रीजन, द स्टेट्स हैव नो एडिक्वेट रिसोर्सेज टू टेक अप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. नेक्स्ट, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A, यानी कि assertion. A is true यानी कि assertion is true but reason is false, या फिर assertion is false but reasoning is true. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ये तो आप जानते ही हैं कि द सेंटर जो हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा एम्पावर्ड है देन द स्टेट गवर्नमेंट. ऑल्दो जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो डिवाइडेड है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड अमंग स्टेट्स, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है, उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज है, स्टेट्स के पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है, सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है एंड हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन सेंटर. सो दैट इज व्हाई देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर a review of center state relationship. So correct option is A. Moving on to question number 15, the recommendation of the Sarkaria Commission are related to. Sarkaria Commission की जो recommendation थी वो किससे related थी? Distribution of revenue, parts and functions of president, membership of parliament या center state relation. Correct answer is D, center state relation. To consider the relationship between the center and the state and to strengthen and to give suggestion so that a healthy and strong relationship formed between center and the state. तो कमीशन फॉर्म की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस R.S. सरकारिया.
Next question, which commission advocated the establishment of a permanent interstate council called Intergovernmental Council? Panchi Commission, Sarkaria, Radhakrishnan, Moily. Answer is B, Sarkaria Commission. Next, which one of the following is not related to union-state relation in India? So, is it Sarkaria Commission, Rajmannar Commission, Indrajit Gupta Committee या फिर पंची कमीशन? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी. बाकी जो तीनों है वो आपकी यूनियन स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है, लेकिन जो इंद्रजीत गुप्ता की कमेटी है वो इससे रिलेटेड नहीं है. वो किससे रिलेटेड है? वो है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन से. इसमें ये रिकमेंडेशन दी गई थी स्टेट फंडिंग, जो स्टेट फंडिंग होती है इलेक्शंस में, और ये सजेशन दिए गए थे कि भाई जो फंड्स है वो किसको देनी चाहिए? नेशनल और जो स्टेट पार्टीज हैं अलॉटेड अ सिंबल, उनको देनी चाहिए, ना कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को. नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज असाइन्ड टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय द फाइनेंस कमीशन, द नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल, द इंटरस्टेट काउंसिल, और लास्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. करेक्ट आंसर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और ये कहाँ गिवन है? आपके आर्टिकल अंडर आर्टिकल 274. क्वेश्चन नंबर 19, is a state of the Indian Union empowered under the Constitution to take foreign loans directly? क्या कोई स्टेट जो है फॉरेन लोन्स ले सकती है डायरेक्टली? यस, नो, यस, बट फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ओनली, और या फिर ऑप्शन डी, यस बट ओनली विद द परमिशन ऑफ आरबीआई. तो आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो है नो, नहीं ले सकती. क्यों? क्योंकि आर्टिकल 293 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स टू द बोरोइंग विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया. विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया बोरोइंग जो है एक्सटेंड हो सकती है अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ द स्टेट, जिसमें कि टाइम टू टाइम जो है वो जो लिमिट है वो सेट कर दी जाती है बाय द लेजिस्लेचर ऑफ सच स्टेट बाय लॉ. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस ये जो पर्टिकुलर टॉपिक था आपका सेंटर स्टेट रिलेशन का. Which one of the following taxes is imposed and charged by the union but is divided into union and the states? Is it corporation tax, taxes on items except for agriculture income, taxes on railways, fares and freights, या फिर custom? Answer to this question is B, taxes on items except for agriculture income as per article 270. तो आई होप आपको ये सीरीज ये वाला जो टॉपिक है आपका सेंटर स्टेट रिलेशन का आपको पसंद आया होगा. और कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप टारगेट फॉर IQ के नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, जो कि उसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा. और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए. कोई क्वेरी है तो आप खुद से भी इस पर पूछ सकते हैं, और प्लस आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि किसी न किसी की जरूर हेल्प करेगी. तो अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान भी आपकी मदद जरूर करेगा.